नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। भीलवाड़ा में पुलिस ने सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा है। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने नाथद्वारा सराय में एक मकान पर दबिश दी और आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए 3 सटोरियों को दबोच लिया। मौके से 1 करोड़ 39 लाख का हिसाब भी मिला है। आरोपियों के पास से 24 कीपैड, 7 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया है। पकड़े गए सटोरियों के नाम अजय सिंधी, चंदन फगुनानी, जयप्रकाश मगनानी हैं। पुलिस अब इन सटोरियों से सट्टेबाजी से जुड़ी अन्य जानकारी जुटा रही है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जो नाथद्वारा सराय एरिया है, वहाँ पर आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लाइनों के थ्रू चलाया जा रहा है, जिस पर टीम गठित कर दबिश दी गई। दौरान दबिश 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। बस पैसे दो और पुलिस के सिपाही बनो, कुछ ऐसे ही सपने दिखाकर ये मुन्ना भाई परीक्षार्थियों से पैसे वसूल रहे थे। जयपुर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में असली की जगह फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाने की तैयारी में थे, लेकिन जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम और नाहरगढ़ थाना पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई की और गिरोह के सरगना बलराम और देवी सिंह सहित कुल 11 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से एडमिट कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेजों के साथ 28 कोविड-19 घोषणा पत्र की कॉपी भी मिली है। गिरोह के 6 सदस्य असली अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पटना से प्लेन के जरिए दिल्ली आए और फिर दिल्ली से बाया रोड जयपुर पहुंचे थे। दलाल के रूप में काम किया जा रहा है, जो भोले वाले परीक्षार्थी हैं उनसे पैसे लेकर के उनको परीक्षा में पास करवाने का आश्वासन दे करके यहाँ पे 3-4 लाख रुपए एक परीक्षार्थी से लेते हैं और यहाँ बिहार या पटना से बुला करके परीक्षार्थियों की एग्जाम लगवाते हैं। आरोपी अंकित, कुंदन और देवी सिंह परीक्षा केंद्रों के बाहर रहकर असली परीक्षार्थियों के परिजनों से पैसे वसूलते थे, जबकि आरोपी मनीष बिहार से फर्जी परीक्षार्थियों को तैयार करने का काम करता था। वहीं गिरोह का मास्टरमाइंड बलराम फर्जी आधार कार्ड तैयार किया करता था। टेबल पर पिस्टल ही पिस्टल और मैगजीन ही मैगजीन देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन बीकानेर में पुलिस जब एक्शन में आई तो हथियार तस्करों की शामत आ गई। एक तस्कर को दबोच लिया और इससे इस असलहे को बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णा के निर्देशन पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गंगा शहर पुलिस और डीएसटी ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए उदयराम सर बाईपास के पास ओकार कालिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गिरफ्तार किए हुए आरोपी से इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। रुकवाया जाकर तलाशी लेने पर ये 8 पिस्टल और 16 मैगजीन्स प्राप्त हुई हैं, जो कि ये है पंजाब में कोई आपराधिक गैंग को सप्लाई करने के बारे में जानकारी में आया है, जिसका खुलासा अनुसंधान में शीघ्र ही कर दिया जाएगा। एक महिला को ऐसे घसीटने वाला वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और महिला को घसीटने वाले शख्स और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामला अजमेर का है, जहां दरगाह इलाके में जेब तराश खाना बदोश महिला के साथ महाराष्ट्र निवासी उमेश किशन और उसकी पत्नी शीतल ने मारपीट की। दोनों ने महिला पर जेब काटने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। उसे सरेआम बाल पकड़कर घसीटा गया। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने इसका विरोध नहीं किया। इसी मामले में पुलिस ने पीड़ित के पति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र के अंतर्गत कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में एक दंपति जो है भरे बाजार में एक युवती के साथ में बाल पकड़कर मारपीट कर रहा है। उस वीडियो वायरल होने के पश्चात जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने मुकदमा दर्ज किया है। महिला के पति की रिपोर्ट पर हमने 323, 341 और 354 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें हमने आरोपी जो दोनों दंपति हैं उन दंपतियों को हमने गिरफ्तार किया है।
सीकर में एक शोरूम में 10 लाख के मोबाइल चोरी का एक और सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे 5 चोर इस शोरूम में दाखिल होते हैं और फिर यहाँ रखे मोबाइल्स को चोरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि चोरों ने शटर तोड़ते समय ढकने के लिए चद्दर भी सामने की हुई है। शटर का ताला तोड़ने के बाद ये पांचों चोर कुछ देर के लिए यहाँ से हट जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पांचों चोर शोरूम में घुसकर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। इन चोरों के हाथ में टॉर्च बैग और खोलने के लिए पेचकस भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे शोरूम में अलमारियों में रखे महंगे मोबाइल चुराकर बैग में भर रहे हैं। उद्योग नगर थाना पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर इन चोरों की तलाश में जुटी है। सड़क पर सांडों का संग्राम हो रहा है। दोनों के दंगल से पब्लिक दहशत में है। खुले खतरे की ये तस्वीरें कोटा के इटावा कस्बे की हैं। यहाँ पर अचानक ये दोनों सांड आपस में भिड़ गए और बीच बाजार इस आतंक से अफरा तफरी मच गई। हालांकि व्यापारियों ने सांडों को रोकने का भरपूर प्रयास किया, डंडों की मदद से भगाया, लेकिन बेकाबू सांड ऐसे कहां मानने वाले थे। पूरी सड़क पर कोहराम मचाते रहे। सांडों का ये संग्राम यूं ही काफी देर तक चलता रहा और लोग इनसे खुद को बचाते नजर आए। हडौती के टाइगर रिजर्व मुकंदरा में WWF की ओर से ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे किया गया है। इस सर्वे की मदद से 2-2 किलोमीटर लंबी ट्रांजेक्ट लाइन में वन्य जीवों की गणना पूरी कर ली गई है। टाइगर रिजर्व में बाघ बाघिन की मौत के बाद NTCA की टीम ने यहां भी विजिट कर बाघों के लिए प्रे बेस्ड शाकाहारी वन्य जीव की स्थिति का पता लगाने के लिए ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे करने के निर्देश दिए थे और इन्हीं निर्देशों के बाद अब यहां पर ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे का काम पूरा हो गया है। WWF ने यहां पर 80 कैमरा ट्रैप लगाए थे। उसमें आए फोटो के आधार पर अब वन्य जीवों की स्थिति का पता लग सकेगा। भविष्य में इस रिपोर्ट के आधार पर बाघों के भोजन के लिए टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। बाहर से शाकाहारी वन्य जीव मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाएंगे। बताया गया है कि 10 दिन में ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे का एनालिसिस करते हुए उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 19 अगस्त से लापता बाघ MT1 का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। 78 दिन बाद भी वन विभाग बाघ की लगातार तलाश कर रहा है। WWF की टीम ने कैमरा ट्रैप भी लगा रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके दर्रा रेंज में स्थित 82 वर्ग किलोमीटर में फैले एंक्लोजर में बाघ का पता नहीं चल सका है और न ही उसकी मौजूदगी के वन विभाग को कोई सबूत मिले हैं। बाघ को तलाशने के लिए वन विभाग हर तरह का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन वन विभाग को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। बाघ के लापता होने से हाड़ौती के वन्य जीव प्रेमी काफी मायूस हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही बाघ MT1 सकुशल मिल जाएगा और वन्य जीव प्रेमी एक बार फिर बाघ का दीदार कर सकेंगे। पटाखों पर पाबंदी के बाद जयपुर में पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारा। राज्य की गहलोत सरकार ने दिवाली ही नहीं बल्कि इस साल के आखिर तक पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने पटाखों के कई अवैध गोदामों पर पहुंचकर छापा मारा। पटाखों की बिक्री करता पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कई जगहों पर की गई छापेमारी के बाद जयपुर के प्रागपुरा थाने में जगह जगह जब्त किए गए पटाखे रखे दिखाई दिए। हमने कल 3 कार्रवाई की लगातार, टोटल 30 लाख की कल कार्रवाई की। बताया गया कि पुलिस ने रोक के बावजूद पटाखे जमा करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दिवाली का मौका हो और चांदी की चमक ना हो तो रोशनी के त्योहार का रंग कुछ फीका हो जाता है। इस बार भी दिवाली के मौके पर जोधपुर में चांदी की टकसाल से चांदी के सिक्कों के साथ चांदी के कई आइटम बनाए जा रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से चांदी की चमक कुछ फीकी जरूर दिखाई दे रही है। दीपावली का त्योहार है और जोधपुरी चांदी की चमक को देखने के लिए पूरा देश जोधपुर की ओर आता है। आप देख सकते हैं ये जोधपुरी की चांदी की चमक है। ये जोधपुर की चांदी की टकसाल है जहां पे पूरे जोधपुर के साथ साथ कई राज्यों में चांदी के सिक्के जाते हैं, चांदी के आइटम जाते हैं
और ये चमक अब दीपावली के मौके पर हर घर में देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां चांदी की चमक पर कोरोना की मार है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार बाजार में नकली सिक्कों की भरमार है। किस तरह का मार्केट इस बार है और क्या खासियत है चांदी के टकसाल की? जोधपुर में चांदी के सिक्कों की 50 साल पुरानी मेरी फैक्ट्री है। अब बर्तन भी बन रहे हैं और इस साल कोरोना के कारण से धंधा कम हो गया है और कुछ फर्जी माल बहुत ज़्यादा जोधपुर में आ गया है, जिसकी कस्टमर को कोई मालूम नहीं पड़ती है क्या नहीं है। लेकिन जिनको चांदी की असली समझ है, वो जोधपुर की देसी टकसाल के चांदी के सिक्कों को ही तवज्जो दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सरकार ने नए अध्यादेश के तहत प्रदूषण पर निगरानी के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग में 15 सदस्य हैं जो प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, जबकि आयोग का अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को बनाया गया है, जो जल्द ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर काम शुरू कर देंगे। केंद्र सरकार ने इस आयोग के गठन की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी, जिसके बाद कोर्ट ने प्रदूषण पर हो रही सुनवाई को टाल दिया। जो प्रदूषण की समस्या है उसका ठीक प्रबंधन करने के लिए एक सरकार ने अध्यादेश निकालकर आयोग की स्थापना की है। लॉकडाउन में अपने पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा साइकिल से ले जाने वाली ज्योति के पिता ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। बीमार पिता को बिठाकर लगभग 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली ज्योति ने लॉकडाउन में खूब सुर्खियां बटोरी और बेटी के इसी साहस की वजह से परिवार को आर्थिक मदद मिली, जो घर बनाने और कर्ज चुकाने में खर्च हो गए। अब परिवार का दावा है कि उनकी जिंदगी फिर मुश्किल में आ गई है। ज्योति के पिता मोहन पासवान चाहते हैं कि उन्हें कोई रोजगार भी मिल जाए, जिससे कि ज्योति अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। परिवार का आरोप है कि जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। वादे तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। और तो और बच्चों की पढ़ाई की चिंता परिवार को खाई जा रही है। वहीं ज्योति भी अब पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ करना चाहती है। पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। अभी तो हम नहीं सोचे हैं, 10th में अभी 10th के एग्जाम देंगे, उसके बाद सोचेंगे। लॉकडाउन में साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के साहस पर शॉर्ट फिल्म भी बनाने की बातचीत चल रही है। सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार तक पुरानी साइकिल चलाकर अपने पिता को लेकर गांव पहुंची ज्योति लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के संकट की पोस्टर गर्ल बन गई। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उसके हौसले की कहानी वायरल हुई तो कई लोगों ने मदद के नाम पर उसे नई साइकिल गिफ्ट कर दी। कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। अब ना वो पैसा बचा है और ना ही उसके पिता के पास रोजगार है, इसलिए एक बार फिर ज्योति और उसके पिता को मदद के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने इस बार गायों के गोबर से दिए और मूर्तियों को बनाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि अब तक करीब 1.5 लाख दिए तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 1 लाख दियों को गोमती नदी के किनारे जलाकर दीपावली मनाई जाएगी और बाकी बचे दियों को बाजार में बेचने की भी तैयारी है। इसके लिए कान्हा उपवन में कई महिलाएं गोबर से दिए और मूर्तियां बनाने में जुटी दिखी। कुछ महिलाएं गोबर से बने दियों को गीली मिट्टी से लपेटती नजर आईं ताकि बाद में उन पर आसानी से रंग किया जा सके, जबकि कुछ इन दियों को सही आकार देने के लिए उनकी घिसाई करती दिखी। कुछ महिलाएं सूख चुके दियों पर पेंट करने में जुटी दिखाई दी। गोबर के जो दीपक होते हैं वो जो है तुरंत जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। लखनऊ नगर निगम का दावा है कि ऐसा करने से न सिर्फ बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि गोबर से बने दिए और मूर्तियां पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। गोबर के जो मूर्तियां होंगी तो वो अगर कहीं पे भी मिट्टी पे डालेंगे या कहीं पे रखेंगे तो प्रकृति में एक नए सृजन का कार्य मतलब करेगा। तो दियों के अलावा लक्ष्मी गणेश की कई रंग बिरंगी मूर्तियां वहां रखी दिखी, जिन्हें इन्हीं महिलाओं ने गायों के गोबर से तैयार किया है। तो बात की बात है कि यूपी में मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने वालों की साल भर की आधी कमाई दिवाली के मौके पर ही होती है। उनका रोजगार बढ़ाने के लिए 3 साल से योगी सरकार अयोध्या में दिवाली उत्सव मना रही है, जिसमें मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं। 2 साल पहले कुम्हारों और मूर्तिकारों के लिए यूपी में माटी कला बोर्ड को भी मंजूरी दी गई। चीन के साथ तनाव के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से इस बार दिवाली पर स्थानीय कलाकारों की बनाई मूर्तियां और दियों का इस्तेमाल करने की अपील भी की। मिट्टी के दियों को प्रोत्साहन देने के लिए लखनऊ नगर निगम भी इस बार गोमती नदी के किनारे दिवाली उत्सव मना रहा है। इससे दिए बनाने वालों को उम्मीद है कि इस बार उनकी दिवाली भी रोशन रहेगी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में लश्कर तैयबा के एक आतंकी ने सेना से मुठभेड़ के दौरान सरेंडर कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर करने में भी कामयाबी मिली।
जबकि तीसरे ने भारतीय सेना के जवानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में फौज से थोड़ी दूरी पर खड़ा यह आतंकी अपने कपड़ों की जेबों को बाहर निकालकर ये दिखाता दिखा कि उसके पास कोई हथियार नहीं है और वो सरेंडर करने को तैयार है। सुरक्षा बल को भरोसा दिलाने के बाद वो उनके पास पहुंचा, जिसे भारतीय जवान अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ते दिखाई दिए। सरेंडर कर चुके इस आतंकी ने माना कि वो गलत रास्ते पर बढ़ चुका था, जिसे छोड़ने में भारतीय फौज ने उसकी मदद की। शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे और एक मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए। बताया गया कि ये आतंकी बीते 3 महीने से गायब था, जिसे मुठभेड़ के दौरान गलत रास्ते को छोड़ने का एक मौका दिया गया। सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर में गुमराह होकर आतंकी बने नौजवानों को मुख्य धारा में लौटने के लिए सेना और सुरक्षा बल की तरफ से पूरा मौका दिया जाता है। ये भारत सरकार की नीति है। आतंक का रास्ता छोड़ने वालों को फिर से सामान्य जिंदगी बिताने की सुविधाएं भी सेना की तरफ से दी जाती। हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले आतंकवादियों को इनाम भी दिया जाता है। जैसे अगर कोई आतंकी AK-56 या AK-47 राइफल के साथ सरेंडर करे तो उसे एक हथियार के बदले 15,000 रुपए दिए जाते हैं। एक कारतूस के लिए 3 रुपए अलग से मिलते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बताया कि वहां आतंकियों के सरेंडर के लिए नई पॉलिसी बनाने का काम सेना को सौंपा गया है। तो 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दोबारा लॉकडाउन लगते ही वहां के हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए वहां की सरकार ने लंदन में 4 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, जो वहां एक दिन पहले ही लागू हो चुका है। लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया और वो इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी तो काला झंडा लहराते हुए लॉकडाउन का विरोध करता दिखा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस रास्तों पर उतरी जरूर, लेकिन लोगों के हुजूम के सामने उसकी एक नहीं चली। एक जगह तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोकते नजर आए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। कैरिबियाई देश हैती में एक छात्रा की हत्या पर बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले छात्रा को पैसों के लिए अगवा किया गया और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। लोगों ने राजधानी पोर्टो प्रिंस की सड़कों पर जगह जगह टायर जलाए और खूब हंगामा किया। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे वो और भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले लोगों की ये भीड़ सड़कों पर एक रैली निकालती नजर आई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने उस छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की और देश में गहराते सुरक्षा संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना से 2 महीने पहले पोर्टो प्रिंस में एक जाने माने वकील की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसलिए कई लोग उस वकील और छात्रा की तस्वीर के साथ मार्च करते नजर आए। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में एटा तूफान के कहर ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। वहां के कई इलाके तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और लोगों का सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। उफनती लहरें हर चीज को तबाह करने पर उतारू दिखी। सड़कें नदियों में बदल गईं और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। मकानों में पानी भरने के बाद लोग अपना जरूरी सामान समेटकर वहां से निकलते दिखाई दिए। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें लोग जानवरों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर पानी पार करते नजर आए। कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने भी माना कि हालात काफी खराब हैं, लेकिन लोगों तक मदद पहुँचाने की सभी कोशिशें जारी हैं। Cubierto 42 incidentes, más de 1.500 personas atendidas। ग्वाटेमाला के साथ ही एटा तूफान ने मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ पर भी जमकर कहर ढाया और वहां भी लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। सौभाग्य की एक बात है कि मध्य अमेरिका का देश ग्वाटेमाला प्राकृतिक आपदाओं की मार लंबे समय से झेलता आ रहा है। वहां बीते 20 साल में 5 बड़े भूकंप आ चुके हैं। 5 साल पहले भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से ग्वाटेमाला में बड़े पैमाने पर तबाही मची थी। 2 साल पहले वहां ज्वालामुखी फटने से भी करीब 200 लोग मारे गए थे और चक्रवाती तूफान तो वहां हर साल कई बार तबाही मचाता रहा। इस बार निकारागुआ से निकला एटा तूफान हालांकि ग्वाटेमाला पहुंचने तक काफी कमजोर हो चुका था, फिर भी उसकी मार से वहां 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ज्यादातर लोगों की मौत भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से ही हुई। चीन के फुजियान प्रांत के जंगलों में लगी आग और भड़क गई। ये आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन ये आग बहुत तेजी से फैल गई।
और फुजियान प्रांत में जंगल का एक बड़ा हिस्सा इसकी लपटों में घिर गया। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं और उसके धुएं के गुबार से आसपास का इलाका ढक गया। आग के तेजी से फैलने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। कुछ कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए, जबकि कई लोग केमिकल का छिड़काव कर आग बुझाते नजर आए। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी खूबी की वजह से अब ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें एक बार में 80 मरीजों के सैंपल ले जाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के शेम्सफोर्ड में इस ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ये सैंपल लेकर उड़ान भरता दिखाई दिया। बताया गया कि जिन सैंपलों को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में कई घंटे लग जाते थे, उन्हें ये ड्रोन कुछ मिनटों में ही ले आता है, जिससे मरीजों की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला वक्त भी कम हुआ है। चीन का शंघाई शहर एक शानदार लेजर और लाइट शो से जगमगा उठा। वहां तीसरे चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की ओपनिंग पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसकी रौनक कोरोना संकट में भी फीकी नहीं पड़ी। हर बार की तरह इस बार भी एक्सपो की शुरुआत भव्य लाइट शो के साथ की गई और काउंटडाउन होते ही पूरा शंघाई रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। आसमान छूती इमारतें ऊपर से नीचे तक जगमगाने लगी। उन पर लेजर लाइट से अलग अलग आकृतियां और फूल बनते दिखे। ऐसी चकाचौंध जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे चीन में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा हो। लेकिन कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इमारतों से तेज रोशनी की किरणों ने अपनी चमक छोड़नी शुरू की। ऐसे खूबसूरत नजारे के सामने हुआंगपू नदी में लोग क्रूज का मजा लेते भी नजर आए।